बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का आज हमारा लेक्चर नंबर 39 है, जिसके अंदर हम डिफरेंट कंसेप्ट्स को जो है वो कवर करेंगे। यहाँ पे जो पहला कंसेप्ट है वो है जी पॉइंटर्स। अब ये पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल डैट कंटेन्स अ मेमोरी एड्रेस। तो दोस्तों पॉइंटर एक स्पेशल वेरिएबल होता है जिसके अंदर हम कोई वैल्यू स्टोर नहीं करते, बल्कि हम क्या स्टोर करते हैं? किसी न किसी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस स्टोर करते हैं। आगे, इट इज़ नॉट अ वेरिएबल डैट कंटेन्स अ वैल्यू। कहता है ये कोई ऐसा वेरिएबल नहीं होता जिसमें आप कोई जो है वो वैल्यू स्टोर करोगे, बल्कि नहीं, इसमें हम क्या स्टोर करते हैं? एक एड्रेस स्टोर करते हैं। और कहता है इसमें एड्रेस, हमने जिस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस स्टोर करना होता है उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस लेने के लिए हम ये एंड का ऑपरेटर जो है वो यूज़ करते हैं। द एंड साइन इज़ आल्सो यूज्ड इन रेफरेंस। कहता है जनाब हम ये एंड का जो साइन है ये हम यूज़ करते हैं मेमोरी लोकेशन का एड्रेस उठाकर अपने पॉइंटर को देने के लिए। तो अब इसका मैं एक छोटे से कोड के जरिए आपको समझाता हूँ। देखिए मान लें आपने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया इंट ए के नाम से, जिसकी वैल्यू है जी 10। ठीक है, तो ये एक क्या है? ये एक सिंपल वेरिएबल है जिसमें आपने क्या स्टोर कर रहे हो? एक जो है ना वो एड्रेस वैल्यू स्टोर कर रहे हो। अब आपको बनाना है एक पॉइंटर। तो पॉइंटर कैसे बनाते हैं? पॉइंटर दोस्तों ये बात याद रखिएगा, पॉइंटर को आप जिस टाइप का एड्रेस देते हो, मतलब जिस वेरिएबल का एड्रेस पॉइंटर को देते हो, जो उस वेरिएबल की डाटा होती है ना वही सेम पॉइंटर की डाटा होती है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा इंट। आगे पॉइंटर कैसे बनाते हैं? पॉइंटर बनाने के लिए हम लिखते हैं स्टैटिक और आगे पॉइंटर का नाम। तो मान लो मैंने PTR नाम रख लिया। ठीक है, चलें जी। तो ये मेरे पास क्या बन गया? ये इंट टाइप का एक पॉइंटर बन गया। अब इस पॉइंटर में मैं क्या स्टोर करूँगा? इस पॉइंटर में मैं वैल्यू स्टोर नहीं करूँगा, बल्कि अपने इस ए वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करूँगा। अब पॉइंटर को वेरिएबल का एड्रेस कैसे देते हैं? उसके लिए हम लिखते हैं पॉइंटर का नाम, आगे इक्वल लगाकर लगाते हैं एंड का ऑपरेटर और आगे अपने वेरिएबल का नाम जिसका एड्रेस आपने लेना है। तो अब होगा क्या? बेसिकली आपका जो कंपाइलर है वो इस ए वेरिएबल का एड्रेस उठाकर किसको दे देगा? इस PTR नाम के पॉइंटर को दे देगा। अगर आप इस PTR की वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले करो तो आपको देखना ज़रा क्या दिखाई देगा? आपको ए का एड्रेस दिखाई देगा, क्योंकि आपने PTR में क्या स्टोर कर दिया? इस पॉइंटर में ए का एड्रेस स्टोर कर दिया, इसलिए आपको अब क्या दिखाई देगा? आपको ए वेरिएबल का एड्रेस दिखाई देगा। ये देखिएगा ज़रा, तो वो देखें 0x23FE44। तो बेसिकली ये चूँकि पॉइंटर आपने डिस्प्ले किया, तो जब भी आप COUT के साथ कोई भी पॉइंटर स्क्रीन में डिस्प्ले करते हो तो बेसिकली उस पॉइंटर में जिस आपने मेमोरी लोकेशन का या जिस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर किया होता है वो एड्रेस स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाता है। तो ये था छोटा सा कोड पॉइंटर का, कि पॉइंटर क्या होता है। आगे दोस्तों रहता है रेफरेंसेस। ये रेफरेंस क्या होते हैं? रेफरेंस बेसिकली किसी भी मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को हम रेफरेंस कहते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखी हुई कहता है रेफरेंस कैन बी कंसीडर्ड एज अ स्पेशल टाइप ऑफ पॉइंटर। कहता है हम जो रेफरेंस होता है इसको कंसीडर करते हैं एक स्पेशल टाइप का पॉइंटर, एज इट आल्सो कंटेन मेमोरी एड्रेस। कहता है चूँकि और इसके पास क्या होता है? हमारे पास इसके पास मेमोरी का जो है वो एड्रेस स्टोर होता है। तो रेफरेंस बेसिकली कहते हैं मेमोरी की लोकेशन को या मेमोरी की जो एड्रेस होता है उसको हम रेफरेंस कहते हैं। और कहता है हम जब भी मेमोरी की लोकेशन का एड्रेस या रेफरेंस किसी को देना हो तो उसके लिए कहता है हम ये स्टैटिक ऑपरेटर का जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। बस आपने रेफरेंस की डेफिनेशन याद करनी है और उसके लिए ये जो ऑपरेटर यूज़ होता है इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट दूसरा अगला पॉइंट है जी कॉल बाय वैल्यू। ये कॉल बाय वैल्यू क्या होता है? जब कहता है व्हेन पास वैल्यू एज अ पैरामीटर टू द फंक्शन, यानी जब आप किसी भी फंक्शन को कॉल करते हो और उस फंक्शन को आप एज ए पैरामीटर कोई वैल्यू भिजवाओ तो उसको हम कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। तो यहाँ पे डेफिनेशन में लिख दी है कि वन पास वैल्यू एज अ पैरामीटर टू द फंक्शन, कि जब आप किसी फंक्शन को एज ए पैरामीटर जो है वैल्यू पास करते हो तो उसको हम कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। अब यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू कैसे की जाती है वो करके दिखाता हूँ। मान लो यहाँ पे पहले आपने एक फंक्शन क्रिएट किया वाइड फन के नाम से, ठीक है, और आपने उसके बाद आप चाहते हो मुझे इस फंक्शन को जो है वो नीचे से कॉल करना, तो आपको पता है ना फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं? फंक्शन का नाम बोलते हैं, अगर राउंड ब्रैकेट लगाई तो आपको बोला आप यहाँ से इस फन नाम के फंक्शन को कॉल कर रहे हो और कॉल करते हुए आपने इस फंक्शन को जो है दो वैल्यूज भिजवाई, एक 10 और एक 20। तो ये देखो आप क्या भिजवा रहे हो? आप जब फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो उसको दो जो है वो वैल्यूज़ भिजवा रहे हो। तो इसी को दोस्तों कहते हैं कॉल बाय वैल्यू, इसी को कहते हैं कॉल बाय वैल्यू, कि आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो यूजिंग वैल्यूज़। अब ये जो वैल्यूज़ आप नीचे से भिजवा रहे हो इनको हासिल करने के लिए ऊपर हम यहाँ पे दो आर्गूमेंट बनाएंगे इंट टाइप के, क्योंकि आपकी दोनों वैल्यूज इंट टाइप की हैं। सो पहला इंट ए, उसके बाद कॉमा इंट बी। आपकी जो पहली वैल्यू है 10 ये ऊपर जाके इस ए आर्गूमेंट में स्टोर हो जाएगी और ये जो दूसरा बी वेरिएबल है इसमें ये 20 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आपने सिंपली क्या किया? COUT के साथ आपने ए और बी की वैल्यू को प्लस करके स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया। अब क्या होगा? स्क्रीन पर आपको 30 डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है? 30 दिखाई दे रहा है। समझ आ गई? तो इसको दोस्तों कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। नेक्स्ट दोस्तों आता है जी कॉल बाय रेफरेंस। ये कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है? जैसे कि ऊपर आपने पढ़ा है
कि रेफरेंस किसे कहते हैं, मेमोरी के एड्रेस को। तो बेसिकली दोस्तों जब आप किसी फंक्शन को कॉल करो, यहाँ में लिखा हुआ कहता है व्हेन पास रेफरेंस ऑफ द वेरिएबल एंड ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर टू द फंक्शन, कि जब आप किसी फंक्शन को कॉल करते हो और उस फंक्शन को किसी क्लास के ऑब्जेक्ट या किसी भी वेरिएबल का रेफरेंस पास करते हो, किसी भी वेरिएबल का या ऑब्जेक्ट का एड्रेस पास करते हो, तो उसको हम कहते हैं कॉल बाय रेफरेंस। जैसे यहाँ मैं आपको करके दिखाता हूँ कॉल बाय रेफरेंस ऐसे करते हैं। सेम दोस्तों कॉल बाय रेफरेंस के अंदर भी यही सेम तरीका होता है, सिर्फ फ़र्क क्या होता है कि यहाँ पे आप जो है डायरेक्ट वैल्यू पास नहीं करते, बल्कि यहाँ पे आप पहले ये जो वैल्यूज आप डायरेक्ट दे रहे हो ना 10 और 20, इनको पहले आप किसी वेरिएबल में स्टोर करते हो। जैसे आपने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया ए, उसमें आप इसने स्टोर कर दिया 10, उसके बाद देन आपने बी वेरिएबल बनाया जिसमें आपने क्या स्टोर कर दिया, 20 स्टोर कर दिया। अब आपने यहाँ पे जब इस फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ पे आपने इसको ये ए और बी की वैल्यू जो है वो यहाँ से पास की। तो दोस्तों अगर आप इतना करके छोड़ दो, मतलब आपने अभी जो जैसे मैंने इतना करके दिखाया कि पहले आपने 2 वेरिएबल बनाए, देन उन 2 वेरिएबल्स को एज ए पैरामीटर आपने इस फंक्शन फन नाम के फंक्शन को पास कर दिया, तो इसको हम कहते हैं कॉल बाय वेरिएबल, इसको कहते हैं कॉल बाय वेरिएबल। अब ये कॉल बाय रेफरेंस कैसे बनेगा? कॉल बाय रेफरेंस दोस्तों इस तरह से बनेगा कि सिंपली जब आपकी जो ए और बी की वैल्यूज ऊपर जाएंगी और ऊपर जाके आपने इन आर्गुमेंट ए और बी में हासिल करोगे तो क्या होगा भला, आप यहाँ पे नीचे से आपने चूँकि वेरिएबल हासिल नहीं आप करने, आपने क्या हासिल करना है, अगर आप नीचे से इतना कोड करके छोड़ते हो तो ये तो कॉल बाय वेरिएबल है, हमने कॉल बाय रेफरेंस बनाना है। तो दोस्तों कॉल बाय रेफरेंस कैसे बनता है? सेम कॉल बाय वेरिएबल की तरह ही बनता है कि यहाँ से आपने नीचे वेरिएबल पास किए। अब जब ये वेरिएबल ऊपर जाके हासिल हम करेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पे अपने हर आर्गुमेंट से पहले इस तरह एंड ऑपरेटर लगा देते हैं। ये ठीक हो गया, समझ आई बात की? तो जब आप कॉल बाय रेफरेंस करना चाहते हो तो आपने सिंपली नीचे से वेरिएबल पास करने हैं और उन वेरिएबल की वैल्यू को ऊपर हासिल करने के लिए आपने सिंपल ऊपर ये जितने भी आर्गुमेंट बनाए होंगे ना, हर आर्गुमेंट से पहले आपने ये एंड रेफरेंस ऑपरेटर लगा लेना। तो सिंपल इसको हम कहेंगे कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों आपका कॉल बाय रेफरेंस में। तो कॉल बाय वैल्यू भी मैंने आपको सिखा दिया, कॉल बाय वेरिएबल भी सिखा दिया और कॉल बाय रेफरेंस भी सिखा दिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहता है जी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। दोस्तों ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होती है? कहता है एलोकेट द मेमोरी यूजिंग न्यू कीवर्ड, कि जब आप अपनी C++ लैंग्वेज के अंदर अपनी मेमोरी एलोकेट करवाते हो यूजिंग न्यू कीवर्ड, तो दोस्तों उसको हम कहते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। और जब आप रिलीज़ द मेमोरी यूजिंग डिलीट कीवर्ड, जब दोस्तों आप जो है डिलीट कीवर्ड को यूज़ करते हो अपनी जो मेमोरी आपने एलोकेट करवाई होती है उसको जब रिलीज़ करते हो, जब उसको डी एलोकेट करते हो तो उसको हम कहते हैं डी एलोकेशन, डायनामिक मेमोरी डी एलोकेशन। ठीक हो गया। तो यहाँ पे सिंपली डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब सिंपल ये है कि जब आप अपनी C++ लैंग्वेज में एलोकेशन और डी एलोकेशन के लिए न्यू कीवर्ड और डिलीट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हो तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन या डी एलोकेशन। अब मैं आपको करके देता हूँ यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन एलोकेशन और डी एलोकेशन कैसे करते हैं प्रॉपरली। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इस फंक्शन को उठा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं अच्छा ये बात याद रखिएगा दोस्तों, जब भी आपने मेमोरी एलोकेट करनी हो डायनामिक या डी एलोकेट करनी है तो उसके लिए सबसे पहले आप एक पॉइंटर बनाते हो। क्या बनाते हो? एक पॉइंटर बनाते हो। उसके बाद आपने इस पॉइंटर को जो है वो न्यू कीवर्ड के साथ कोई भी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन दे देनी है किसी भी टाइप की। तो ये होती है दोस्तों मेमोरी एलोकेशन डायनामिकली। देखो आपने न्यू कीवर्ड के साथ क्या कर रहे हो, आपने पहले एक पॉइंटर बनाया, देन आप क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो न्यू कीवर्ड के साथ। ये न्यू कीवर्ड बेसिकली क्या करेगा, ये ना रैम में जाके एक इंट टाइप का मेमोरी बॉक्स क्रिएट करेगा और उस ये इंट टाइप का जो भी ये मेमोरी बॉक्स डायनामिक क्रिएट करेगा उसका एड्रेस किसको दे देगा, इस PTR को दे देगा। तो बेसिकली यही होती है दोस्तों डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है। और उसके बाद ये जो आपने डायनामिक एलोकेशन किया है और आपने ये पॉइंटर के अंदर जो डायनामिक एलोकेशन करके पॉइंटर बनाया है, आप इस पॉइंटर को डिलीट भी कर सकते हो। किस तरह से? उसके लिए आप डिलीट कीवर्ड यूज़ करोगे। डिलीट, ये जो डायनामिक आपने पॉइंटर बनाया है, इस डायनामिक पॉइंटर को डिलीट करने के लिए आप डिलीट आगे लिखते हो अपने पॉइंटर का नाम, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये जो आपने डायनामिक मेमोरी एलोकेट की थी ये रिलीज़ हो जाएगी। ये मेमोरी रिलीज़ डायनामिक मेमोरी। ठीक हो गया। तो ये होती है दोस्तों कि आप मेमोरी एलोकेट करने के लिए न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करते हो और डिलीट करने के लिए आप डिलीट PTR लिखते हो। समझने की बात की। तो ये आप एग्जांपल के तौर पर कर सकते हो। यहाँ पे देखो सर ने भी करवाया वैसे ही एज इट इज़ वैसे ही इंट स्टैटिक पी में बेसिकली मेरे पी नाम का पॉइंटर बनाया सर ने। उसके बाद पी इक्वल टू न्यू इंट का मतलब क्या है कि न्यू कीवर्ड के साथ मेमोरी के अंदर एक इंट टाइप का सारे एक ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं और उस ब्लॉक का जो है रेफरेंस इसको दे दिया, इस पी पॉइंट को दे दिया। तो ये आपकी होगी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। उसके बाद इस पी नाम के पॉइंटर को डिलीट करने के लिए मतलब डी एलोकेट मेमोरी को डी एलोकेट करने के लिए या रिलीज़ करने के लिए डिलीट आगे पॉइंटर का नाम। आप ये कर्ली ब्रैकेट्स ना चाहे नाम भी लगाओ, डायरेक्ट आप डिलीट और आगे अपने पॉइंटर का नाम लिखो तो वो आपकी मेमोरी एलोकेशन जो है वो डी एलोकेट हो जाएगी।
उसके बाद आती है दोस्तों असाइनमेंट एंड इनिशियलाइजेशन। अब इनमें क्या डिफरेंस है, इनमें डिफरेंस समझाता हूँ आपको। अब देखिए जब दोस्तों आप इस तरह लिखते हो इंट ए या कोई भी इस तरह वेरिएबल क्रिएट करते हो दोस्तों, वेरिएबल क्रिएट करने को टेक्निकली हम कहते हैं डिक्लेयर अ वेरिएबल, डिक्लेयर अ वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जब आप किसी भी वेरिएबल को इस तरह डिक्लेयर करते हो, मान लो आपने लिखा इंट बी इक्वल टू, आगे उसको साथ ही मतलब डिक्लेयर भी कर दिया सेम लाइन पे और साथ ही उसको वैल्यू भी दे दी, दोस्तों इसको हम कहते हैं डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन, विद इनिशियलाइजेशन, ठीक है। कि जब आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करो और साथ ही इक्वल लगा के उसको वैल्यू भी दे दो, तो इसको हम कहते हैं दोस्तों डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन। और अगर आप इस तरह करो, आपने एक वेरिएबल बनाया जस्ट इंट सी के नाम से और बाद में जब डिक्लेयर करने के बाद उसको सी इक्वल टू, अब आप उसको वैल्यू दे रहे हो, तो अगर आप वेरिएबल पहले बनाओ बाद में उसको वैल्यू दो, तो इसको दोस्तों कहते हैं असाइनमेंट द वैल्यू, असाइनमेंट द वैल्यू या असाइन द वैल्यू, ठीक है। ये डिफरेंस समझ आ गया। अब जस्ट ओनली वेरिएबल क्रिएट करें उसको कहते हैं डिक्लेयर अ वेरिएबल, अगर वेरिएबल डिक्लेयर करके साथ ही उसको वैल्यू भी दे दें इसको कहते हैं डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन। अगर वेरिएबल क्रिएट कर लें पहले, उसके बाद उसको वैल्यू सिर्फ असाइन करें तो उसको हम कहते हैं असाइनमेंट या असाइन द वैल्यू, ठीक है। ये डिफरेंस है इनिशियलाइजेशन में और असाइनमेंट में, कि इनिशियलाइजेशन वो होती है कि जब आप वेरिएबल क्रिएट करते साथ ही उसको वैल्यू दे दो तो वो होती है इनिशियलाइजेशन। लेकिन अगर आप वैल्यू जो है वो क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट लाइन पे जाके अगर वैल्यू दो तो फिर इसको कहते हैं असाइनमेंट। तो ये इनमें डिफरेंस था, समझ आएगी। ये देखो ये सर समझा भी रहे हैं कि अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर करने के साथ ही वैल्यू दे दो तो उसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं, अगर आप वेरिएबल को पहले क्रिएट करो बाद में वैल्यू दो तो उसको कहते हैं असाइनमेंट। चलें ये भी हो गया आपका प्रैक्टिकल, मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट आता है दोस्तों कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है दोस्तों, जब आप एक क्लास बनाओ और उस क्लास के एक ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को कॉपी करके उसी सेम क्लास के दूसरे ऑब्जेक्ट को दे दो तो इसको हम कहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। कि आप एक क्लास के ऑब्जेक्ट की कंस्ट्रक्टर की वैल्यूज़ कॉपी करके दूसरी क्लास नहीं सेम क्लास, मतलब एक क्लास है उसके दो ऑब्जेक्ट हैं, उसके कितने ऑब्जेक्ट हैं आपके पास, एक क्लास है उसके दो ऑब्जेक्ट हैं, तो आपने क्या किया एक ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ उठाकर कॉपी करके उसी क्लास के सेम क्लास के दूसरे ऑब्जेक्ट को दे दी, तो इसको हम कहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे कैसे बनाते हैं इसको प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा, लेकिन यहाँ पे पढ़ने वाले कहते हैं द वैल्यूज़ ऑफ डाटा मेंबर ऑफ द टेम्परेरी ऑब्जेक्ट विल बी द सेम एज द वैल्यूज़ इन द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। कि जब आप अपनी तमाम के तमाम जो क्लास के डाटा मेंबर्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ को एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट के अंदर रखते हो, और ये वही वैल्यूज होती हैं जो आपकी क्लास के ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की होती हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन होगी। उसके बाद आगे वगैरह दिस वैल्यू इज़ पास टू द फंक्शन एंड नॉट द मेमोरी। कहता है ये जो हम कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यूज़ एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्लास के दूसरे ऑब्जेक्ट को देते हैं ना, कहता है ये वैल्यू सिर्फ और सिर्फ फंक्शन को पास की जाती हैं ना कि मेमोरी को, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद आप मेमोरी जो है कॉपी कंस्ट्रक्टर प्रैक्टिकली करते कैसे हैं वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए पहले आपको बनानी पड़ेगी एक क्लास, पहले आपको बनानी पड़ेगी यहाँ पे एक क्लास। तो क्लास बनाने के लिए मैंने सिंपल क्लास कीवर्ड बनाया, उसके बाद माई क्लास, मेरी क्लास का नाम भी है और मेरी क्लास की डाटा भी है। क्लास के लास्ट बड़ी क्लास में सेमीकोलन होता है। उसके बाद मैंने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के साथ बना लिया एक इंट टाइप का डाटा मेंबर जिसका मैंने नाम रख लिया डाटा, पर्टिकुलर आपने इसका नाम रख दिया ए, ठीक है। उसके बाद आपने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ एक कंस्ट्रक्टर बनाना है, ठीक है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन होता है हमारी क्लास का जो हमारी क्लास की चीज़ों को इनिशियलाइज़ करता है। तो मैंने यहाँ पे माई क्लास का एक इंट नम पैरामीटर के साथ एक बना लिया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इसमें मैंने क्या किया, मैंने कहा ये जो मेरे कंस्ट्रक्टर के अंदर नम वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आ रही है इस नम वेरिएबल की वैल्यू को उठा के इसको दे दो मेरे इस ए नाम के डाटा मेंबर को। तो मैंने कहा ए इक्वल टू नम, तो क्या होगा बोला ये नम वेरिएबल अपनी वैल्यू उठा के इसको दे देगा इस ए वेरिएबल को दे देगा। उसके बाद मैंने इस ए वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करनी है, तो उसके लिए मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। यहाँ पे वाइट क्लास के अंदर एक डिस्प्ले नाम का मैंने फंक्शन बनाया डिस्प्ले, और इस डिस्प्ले फंक्शन के साथ मैंने क्या किया, मैंने सी आउट कर दिया अपने ए वेरिएबल की वैल्यू, और उसके बाद मैं चाहता हूँ वैल्यू डिस्प्ले होने के बाद एक टैब मतलब 8 स्पेसेस दे दें, ठीक है। अब दोस्तों आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पे अपनी जो माई क्लास है इसका बनाओगे दो ऑब्जेक्ट। तो माई क्लास का मैंने पहला ऑब्जेक्ट बनाया obj1 के नाम से, और obj1 का अगर आप इस तरह पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाओ तो क्या करते हैं जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑब्जेक्ट के आगे बिल्कुल राउंड ब्रैकेट लगा के उसको ये जो वैल्यूज़ जितनी भिजवाई हो आपने वो वैल्यू भिजवाते हैं। तो यहाँ मैंने एक इंट टाइप की वैल्यू भिजवा रहा हूँ इसको, तो यहाँ से मैं एक इंट टाइप की वैल्यू से पास कर दूँगा। मान मैं यहाँ पे वैल्यू पास की 38, ठीक है। उसके बाद मैंने अपनी माई क्लास का सेम क्लास का एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया obj2 के नाम से, उसको मैंने कहा दिया इक्वल टू obj1।
ये होता है दोस्तों कॉपी कंस्ट्रक्टर। देखो आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली अपना जो पहला ऑब्जेक्ट OBJ1 बनाया था उसकी वैल्यू जो थी, मतलब ये जो वैल्यू आपने दी थी उसको 38, वो वैल्यू कॉपी करके सारी की सारी किसको दे रहे हो आप, OBJ2 को। मान लो यहाँ पे अगर 50 वेरिएबल भी होते ना, तो इसने क्या करना था बोला, इस OBJ1 की तमाम वैल्यूज उठा के इस OBJ2 को दे रहे हो। तो यही होता है दोस्तों कॉपी कंस्ट्रक्टर, कि आप एक ऑब्जेक्ट क्लास के एक ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ कॉपी करके उसी सेम क्लास के दूसरे ऑब्जेक्ट को दे रहे हो। अब मैं अगर आपको इन दोनों ऑब्जेक्ट के साथ इस डिस्प्ले फंक्शन कॉल करके दिखाऊँ तो देखना दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो क्या डिस्प्ले करेंगे, एक ही वैल्यू डिस्प्ले करेंगे 38। क्यों? क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट के पास सेम डाटा है, कि आपने एक ऑब्जेक्ट का डाटा दूसरे ऑब्जेक्ट को कॉपी कर दिया। तो यहाँ पे आई मैंने कहा OBJ1 डॉट, उसके अंदर मैंने कहा डिस्प्ले नाम का फंक्शन आएगा, उसे मैंने कहा एग्जीक्यूट कर दो। उसके बाद मैंने कहा OBJ2 जो मेरा है उसके अंदर भी एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन है, उसे भी एग्जीक्यूट कर दो। अब क्या हुआ कि आपने पहले OBJ1 के साथ डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया है और फिर OBJ2 के साथ डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया है। जब 2 दफ़ा डिस्प्ले फंक्शन चलेगा तो ये दोनों दफ़ा क्या करेगा, आपको वैल्यू डिस्प्ले करेगा 38, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट के ए वेरिएबल के अंदर 38 पड़ा हुआ है। तो ये देखें 38 और 38, तो इसी को दोस्तों हम कहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक हो गया, ये इसकी एग्जाम्पल, लाइव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको डाटा कॉपी करना सिखा दिया। नेक्स्ट सारी ये एग्जाम्पल करवा रहे हैं, ये सारा आप छोड़ दें, जो मैंने एग्जाम्पल करवाया आप वो कर लीजिएगा। देन दोस्तों आ रहा जी रूल्स फॉर यूजिंग डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। कहता है जब आप किसी क्लास के अंदर, अब ज़रा गौर से बात सुनिएगा, कहता है जनाब जब आप किसी भी क्लास को क्रिएट करने के बाद उस क्लास के अंदर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करना चाहते हो तो कहता है उसके कुछ रूल्स हैं। कितने रूल्स हैं? 3 रूल हैं। आप ज़रा गौर से बात सुनिएगा, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, कि जब आप क्लास के अंदर अपनी C++ लैंग्वेज के अंदर एक क्लास क्रिएट करते हो, इस तरह जैसे अभी हमने एक क्लास क्रिएट की थी, तो जब आप एक क्लास क्रिएट करो और उस क्लास के अंदर जाकर आप डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करो तो कहता है उसके 3 रूल्स हैं जो मस्ट आपको फॉलो करने पड़ते हैं। पहला रूल क्या है? फर्स्ट रूल ये है, वी मस्ट डिफाइन अ कंस्ट्रक्टर फॉर इट। कहता है जनाब पहला रूल ये है कि जब भी आप क्लास के अंदर जो है वो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करते हो तो उसके लिए आपको क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर मस्ट क्रिएट करना पड़ता है। ये पहला रूल है। दूसरा रूल क्या है? सेकेंडली वी मस्ट राइट एन असाइनमेंट ऑपरेटर फॉर दैट क्लास। और फिर कहते हैं दूसरा रूल ये है कि आपको अपनी क्लास के अंदर जो है वैल्यूज असाइन करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर को डिक्लेयर करना पड़ता है, असाइनमेंट ऑपरेटर बनाना पड़ता है, असाइनमेंट ऑपरेटर फॉर दैट क्लास, कि आप अपनी क्लास के अंदर वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करोगे। थर्ड रूल क्या है? एज वी आर डूइंग डायनामिक मेमोरी एलोकेशन इन द कंस्ट्रक्टर, तो जब हम अपनी क्लास के अंदर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं अपनी क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर, अगर इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड अ डिस्ट्रक्टर, तो वह कहता है वहाँ पे ज़रूरी है कि आप अपनी क्लास के अंदर क्या क्रिएट करो, एक डिस्ट्रक्टर भी क्रिएट करो। डिस्ट्रक्टर दोस्तों क्या होता है? डिस्ट्रक्टर क्लास का एक ऐसा फंक्शन होता है जो हमारी मेमोरी को रिलीज़ करवाता है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों 3 रूल। आगे वो कह रहा है दीज 3 रूल्स आर मस्ट टू फॉलोज, कि जब भी, अब दोबारा रिपीट करता हूँ लास्ट पे एक दफ़ा फिर से, कि जब आप अपनी क्लास के अंदर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करते हो तो उसके 3 रूल हैं जो मस्ट आपको फॉलो करने पड़ते हैं। पहला रूल क्या है कि आप क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाओगे। दूसरा रूल ये है कि आप क्लास के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर राइट करोगे। तीसरा रूल ये है कि आप क्लास के अंदर जो है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करने के लिए डिस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करोगे, या डिस्ट्रक्टर जो है वो क्रिएट करोगे मस्ट। तो ये 3 रूल थे जिनको फॉलो करते हुए आप जो है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कर सकते हो क्लास के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर ख़त्म, समरी ले लीजिए, यहाँ पे लेक्चर ख़त्म। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।